नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। बेखौफ हुए अपराधी आए दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आम पुलिस तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज अपराधियों ने पटना पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल को गोली मार दी है। गोली बाएं हाथ में लगी है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आपसी रंजिश में ही राजधानी में ही सन्नी नामक युवक की गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई, जबकि पटना सिटी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो 3 अलग अलग अपराध की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटना सिटी और पटना की 2 तस्वीरें। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक युवक की हत्या की गई और साथ ही साथ महिला कांस्टेबल को भी गोली मारी गई है। तो अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3 बड़ी वारदातों को राजधानी में, जहां पूरी सरकार के लोग वहां बैठते हैं, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री खुद वहां पर हैं और साथ ही साथ पुलिसकर्मी की मौजूदगी भी 24 घंटे वहां पर रहती है। बावजूद अपराधियों के अंदर से पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, खौफ खत्म हो चुका है। और इस बीच पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताएं। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया है। एनएमसीएच में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। प्रहलाद कुमार के रूप में मृतक की पहचान की गई है। आलमगंज थाना के शेर शाह रोड की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर पटना सिटी से आपको दे रहे हैं, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पटना सिटी से बड़ी जानकारी, प्रहलाद कुमार के रूप में पहचान की गई है। और पटना पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पम्मी खातून को अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मार दी। फायरिंग की घटना पाटलिपुत्र थाने के एलसीटी घाट के समीप घटित हुई है। पम्मी खातून को किस स्थिति में गोली लगी है, इस संबंध में जांच की जा रही है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पहले बेगूसराय और अब पटना में पुलिस पे हमला हुआ है और ये हमला जो है पटना पुलिस लाइन में प्रतिनिक महिला सिपाही पम्मी खातून पे हुआ है। बुधवार की रात पम्मी खातून अपने एक महिला साथी के साथ यहाँ पे एलसीटी घाट जो ग्राउंड 0 है, यहीं पे वो घटना हुई है। यहाँ वो आई थी, सेल्फी ले रही थी, वीडियो बना रही थी। इसी दौरान कुछ अपराधी जो हैं उनके पास आए और उनसे, जैसा कि पम्मी खातून का कहना है कि उनसे दीघा गोलंबर का पता पूछा और जब उन्होंने पता बताया तो उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया। और पम्मी खातून का कहना है कि उनको टारगेट करके गोली मारी गई है। बताते चलें कि पम्मी खातून के बाएं हाथ में गोली लगी है और वो फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत हैं। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर जानलेवा हमला जो है वो टारगेट करके किया गया है। और ये भी बताते चले कि पम्मी खातून के साथ जो महिला थी वो चूंकि दूर थी इसलिए वो बच गई, नहीं तो गोली उनको भी लग सकती थी, ऐसा कहना है पम्मी खातून का। और बताते चले कि पम्मी खातून जो है फिलहाल मंदिरी में रहती हैं और सवाना भी उनके साथ ही घर में रुकी हुई थी। और सवाना और पम्मी खातून दोनों जो है यहाँ आई थी, मैरिन ड्राइव पे सेल्फी लेने आई थी और इसी दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो की जा रही है और जांच के बाद जो है अपराधियों की धरपकड़ की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। फिलहाल इसमें जो अधिकारी जांच में जुटे हैं पुलिस अधिकारी, वो मेरिन ड्राइव पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है। और जानकारी ये भी मिली है पुलिस के सूत्रों से, पुलिस आधिकारिक सूत्रों से, कि वो नंबर डिटेक्ट हो चुका है जिस का इस्तेमाल जो है अपराधियों ने किया था। तो वो गाड़ी जो है जल्दी पकड़े जाए, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पम्मी का जो है वो इलाज चल रहा है और अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये बिहार में हुआ क्या है कि पुलिसकर्मी पे लगातार अपराधियों का हमला जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब सवाल ये है कि महिला कांस्टेबल पम्मी को गोली आखिर किसने मारी? क्या पम्मी की किसी से कोई दुश्मनी थी? और अगर नहीं तो महिला सिपाही पर गोलीबारी का सच क्या है?
क्यों अपराधी इस तरह की वारदात को बार बार अंजाम दे रहे हैं? पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला बार बार क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। गंभीर रूप से घायल बालू कारोबारी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद कॉलोनी निवासी बालू कारोबारी प्रहलाद कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद कुमार अपने बेटे और भतीजे को स्कूल छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि आपसी रंजिश में मोहल्ले की ही रहने वाले त्रिलोकी कुमार और उसके साथियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब जो होगा आगे जो देखना है। आप बोले जो ऐसे स्कूल जा रहा था, लड़का के छोड़े लगी पोता सबको, लौटते के समय में ऐसा घटना घटा है जो है सर। क्या पहले से विवाद बिगड़ा था? नहीं सर, कह रहे हैं ना कि ऐसे ही जो है एक जगह रहलापन जो है बोल विचार नहीं हो जाता है जी, यही सब बात था जो है सर। बीच में वो कमेंट वगैरह करता था, बीच में भी थोड़ा बहुत हुआ था झगड़ा हुआ, जो मतलब गोली मार दिया है टाँक में लग करके। भाई हमारे बच्चे को पहुंचाने के लिए जा रहे थे, भतीजा लोग को, और उसी बीच में वो पहुंचा करके आ रहे थे तो रास्ता में मतलब वो ऐसा कांड किया। किनके द्वारा गोली मारी गई है? त्रिलोकी कुमार के द्वारा। त्रिलोकी कुमार मारा है, पिता का नाम बैजू सैनी। अच्छा, आलमगंज थाना क्षेत्र के पत्थरतल के पास एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई है जी। युवक का नाम प्रहलाद कुमार है, वो अरफाबाद कॉलोनी का रहने वाला है। अभी हम लोग लेके एनएमसीएच में आए हैं उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए और आगे जांच की जा रही है। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। नाबालिग छात्रा की संदेहास्पद परिस्थिति में लाश मिली है। छात्रा की फंदे से झूलती हुई लाश मिली। छात्रा बरारी में किराए के मकान में रहा करती थी। छात्रा अपने छोटे भाई के साथ वहां पर रहती थी। छात्रा मधेपुरा के रहुआ की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो भागलपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बरारी में किराए के मकान में एक युवती रहती थी और वहीं रहकर पढ़ाई भी करती थी अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां बकरियों की चोरी और तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल सुमो गाड़ी से बकरी तस्करी कर ले जाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी चितकोहरा के पास का है। दरअसल ये गिरोह बकरी चोरी कर ले जा रहा था और तभी अनियंत्रित गाड़ी ने घर की बाउंड्री में ही टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद गाड़ी सवार लोग फरार हो गए। सुमो के अंदर बकरियों को बड़ी क्रूरता से मुंह बंद कर रखा गया था, जिससे कुछ बकरियों की मौत भी हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक को हिरासत में लिया। फिलहाल पड़ताल लगातार जारी है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बेलगाम अपराधियों ने पटना पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बुधवार की रात 2:30 से लेकर 3 बजे अपराधियों ने कदम कुआं इलाके में प्रोफेसर आशुतोष के घर में डकैती कर दी। दरअसल घर के अधिकांश सदस्य किसी शादी में गए हुए थे और बुजुर्ग दंपति घर में रह गए थे। इसी दौरान 6 से 7 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंचे और घर का दरवाजा खुलवा दिया। उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। डर के मारे बुजुर्ग पति पत्नी कोने में दुबके रहे। घटना के बाद आज पहुंची पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। और दिल्ली में जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी बदलने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी से फोन आएगा तो जाऊंगा। आपको बता दें कि सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि किस दल से लड़ूंगा ये चुनाव के समय ही तय होगा। मुझे विश्वास है कि मां का आशीर्वाद सही होगा। जाने से पहले सीएम से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। सुनील कुमार पिंटू से बातचीत की है संवाददाता अमितेश कुमार ने। यानी अभी ब्रेकअप की संभावना कुछ नहीं है? अभी संभावना है आप जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जेडीयू में हूं आज। चुनाव लड़ना न लड़ना तो बात की चीज है। देखिए, मैं एक चीज आपको बतला देता हूं। 40 सीट का निर्णय, 39 सीटों का निर्णय पार्टी के
हर दल के शीर्ष लेते हैं, परंतु सीतामढ़ी एक ऐसी सीट है जहां का निर्णय दो व्यक्ति लेते हैं, एक पार्टी के शीर्ष, एक मां जगत जननी जानकी जी ने मुझे, क्योंकि जेडीयू का एक कैंडिडेट घोषित था और जानकी जी का ही दूसरा डिसीजन हुआ और वो आदमी बदल के मैं आया, इसलिए सीतामढ़ी में निर्णय जानकी जी का सबसे पहले होगा, बाद में किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का। जानकी जी का निर्णय क्या होगा, क्या संभावना लग रही है आपको, क्या लग रहा है? पिछले बार उन्होंने, जानकी जी ने मुझे टिकट दिलवाया था, इस बार वही जाने, और मुझे पूर्ण विश्वास है मां पर कि मां अपने पुत्र पर जरूर मेहरबान होगी। किस पार्टी से, नई पार्टी से या पुरानी आपकी जो ओरिजिनल पार्टी है उससे? नहीं, मैं तो वहां से बौरव भेजा गया हूं पुरानी पार्टी से, जब वहां से फोन आएगा तो वापस जाने की बात होगी, परंतु किस दल से लड़ूंगा ये चुनाव के समय होगा, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां का आशीर्वाद सही होगा। पुरानी पार्टी से अगर फोन आएगा तो वापस चले जाएंगे? जी, क्योंकि परंतु जाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू प्रसाद को ईडी का समन जारी किए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। लैंड फॉर जॉब मामले को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उजागर किया था और उसी पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सुशील जी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में ईडी का समन जारी हुआ है। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव के परिवार ने जमीन लिखवाई थी, इस पूरे मामले को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, इन्होंने उजागर किया था और यही लोग मनमोहन सिंह के पास गए थे। इन्होंने पूरा ज्ञापन दिया था कि इसकी जांच सीबीआई से की जाए। अब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया, बेल पर हैं ये लोग और पूरा पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास कि किस तरह से इन लोगों ने जमीन लिखवाई है और रेलवे में इन लोगों को नौकरी दी 4th ग्रेड की। और अब उसी क्रम में ये ईडी का समन जारी हुआ है, तो अगर ईडी का समन जारी हुआ तो आज न कल तो उनको हाजिर होना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए कब वो हाजिर होते हैं या हाजिर होते भी कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत पुख्ता सबूत श्री ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर आ रहे हैं। देर शाम मोहन भागवत भागलपुर पहुंचेंगे और संघ प्रमुख डीएन सिंह रोड स्थित खरमनचक में स्वयं सेवक नीरज शुक्ला के घर पर ठहरने वाले हैं। जिला प्रशासन की ओर से नीरज शुक्ला के घर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। आज देर शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत का भागलपुर आगमन होने जा रहा है। मोहन भागवत डीएन सिंह रोड स्थित खरमनचक में नीरज शुक्ला के घर पर रात्रि विश्राम करेंगे और यह नीरज शुक्ला का मकान है जहां पर संघ प्रमुख ठहरने वाले हैं। बता दें कि संघ प्रमुख के आगमन को लेकर नीरज शुक्ला के मकान में सुरक्षा व्यवस्था भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बढ़ा दी गई है। यहां पर नीरज शुक्ला के मकान पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। लगातार 1 साल में दूसरी बार संघ प्रमुख भागलपुर आ रहे हैं। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत 10 फरवरी को भागलपुर आए थे। उसके बाद से आज संघ प्रमुख का भागलपुर आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो शहर में बढ़ा दी गई। पूरी तैयारी है। ज्वाइंट ऑर्डर हमारे और एसडीएम साहब के स्तर से निर्गत किया जा चुका है। सभी जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे सीनियर रैंक के पदाधिकारी रहेंगे, फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेगा और एक कार्यक्रम यहाँ खरमनचक में है। यहाँ रात्रि आवासन है, यहाँ भी पूरा फोर्स और सबकी व्यवस्था की गई है। यहाँ आसपास में जो लोग हैं उनका प्रोफाइलिंग किया गया है। बता दें कि मोहन भागवत नीरज शुक्ला के मकान पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम जाएंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। महर्षि मेही आश्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत संत सेवियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर में चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और सरसंघ संचालक मोहन भागवत आज से अगले 3 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पर आने में वो उसके बाद सीधे भागलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इधर भागवत के दौरे को लेकर बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक सुर में भागवत के बिहार दौरे पर कई सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी का कहना है कि भागवत बिहार आकर करेंगे क्या,
तो वहीं जेडीयू कहती है कि भागवत फर्जी सांस्कृतिक संगठन की नेतृत्व करता है। तो कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत कभी देश की गरीबी बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। विपक्षी खेमे के इन बयानों के बीच बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बिहार दौरा एक महान राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। माननीय मोहन भागवत जी, आपका बिहार दौरा और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में की समीक्षा का आपका कार्यक्रम यह बताता है कि आप फर्जी रूप से सांस्कृतिक संगठन बनाने का दावा करते हैं। बिहार में दंड बैठक करते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए, शाखा लगाते रहिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का जो आपका डीएनए है, उस डीएनए की जानकारी देते रहिए, नतीजा सिफर रहेगा। आदरणीय मोहन भागवत जी बिहार आकर करेंगे क्या? आदरणीय मोहन भागवत जी का ज्ञान तो 2015 में भी बिहार की जनता ने देखा था और उसके बाद परिणाम क्या हुआ सबको पता है। तो बीजेपी परेशान है, आरएसएस परेशान है, लेकिन बिहार में दाल नहीं गलेगी इनकी। जब मोहन भागवत जी आएंगे तो क्या बात करेंगे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मोहन भागवत जी ने इस देश की बेरोजगारी पर बात की हो, इस देश की गरीबी पर बात की हो। रुपया पूरी तरह से डॉलर के मुकाबले डूब गया है, मोहन भागवत जी ने कभी चर्चा की हो? तो मोहन भागवत जी तो एक राजनीतिक दल का एजेंट है, आएंगे एक राजनीतिक दल के लिए धार्मिक उन्माद भड़काएंगे और माहौल बनाएंगे। देश की चिंता मोहन भागवत जी को कब रही है? आदरणीय सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी का बिहार दौरा एक महान राष्ट्र निर्माण के अभियान का हिस्सा है। आदरणीय मोहन भागवत जी बिहार आ रहे हैं, वो भागलपुर जाएंगे और हमारी इस महान सनातनी संस्कृति के विषय में चर्चा होगी। वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री चलेगी। और अगली खबर आपको दिल्ली से बताएं, जहां संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था में चूक और हंगामा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर्नाटक में डीएसपी पद से रिटायर्ड अधिकारी के बेटे श्रीकृष्णा नाम की एक युवक को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपी मनोरंजन डी का बेहद करीबी साथी बताया जा रहा है। आरोपी मनोरंजन डी और श्रीकृष्णा दोनों बीआईटी बेंगलुरु में साथ पढ़ा करते थे। आरोपी श्रीकृष्णा फिलहाल एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार मनोरंजन डी की डायरी में कई स्थानों पर श्रीकृष्ण के नाम का जिक्र था, जिसके बाद शुरू हुई तफ्तीश में पुलिस उस तक पहुंची और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। और इधर भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में 2, केरल में 3 लोगों की मौत हुई। पंजाब में भी कोरोना से 1 व्यक्ति की जान चली गई है। यानी कि पिछले 24 घंटों में 358 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2669 ये मामले बढ़कर हो गए हैं और भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं। देश अभी कोरोना वायरस से ठीक से उभरा भी नहीं था, ऐसे में JN.1 ने दस्तक दे दी है। ये एक नया वेरिएंट है जिसके 21 मामले जो हैं वो अभी देखे गए हैं। लगातार मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर कल एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पूरी तरीके से समीक्षा की गई थी। राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे और साफ तौर से ये भी कहा गया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़े हैं। उसी को लेकर जो है राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी फेस्टिव सीजन है, उसको लेकर जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई है। टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है और ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की बात की गई है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 90% मामले सामने आ रहे हैं। 300 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। ये जो वेरिएंट है JN.1, इसने केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये कोविड का सर्ज है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जो सरकार है उन्होंने ये भी कहा है कि जो निगरानी है पूरी रखी जाए और एहतियात रखी जाए। तो जो भी बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों को एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोविड के साथ साथ ILI, SARI, ये जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं इनका भी जो खतरा है वो बढ़ गया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान।
और पटना सिटी के मंगल तलाक ग्राउंड में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट चौथी बार कराई जा रही है, जहां महिला क्रिकेटर चौके छक्के लगाती हुई नजर आ रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई लड़कियां 6 टीमें बनकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। यूं तो राजधानी पटना में कई पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट आपने देखे होंगे, लेकिन लड़की क्रिकेटर को बहुत ही कम आपने छक्के और चौके लगाते पटना में देखा होगा। पटना में मैदान में जो महिला क्रिकेटर हैं वो छक्के और चौके लगाते हुई नजर आ रही हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पटना सिटी में किया गया है। आयोजक हमारे साथ हैं राजू जी। एक अच्छा मौका, लड़के तो चौके छक्के लगाते ही हैं, लड़कियां भी लगा रही हैं। नहीं, देखिए, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का दायित्व में आया तो मैंने प्रयास किया हूं कि एक टीम में आप देखिएगा कि एक टीम में 8-8 जिला की लड़की को मैं समायोजित किया हूं। जो पहले की टीम होती है तो एक जिला की टीम आ गई, खेली, हारी, चली गई। हमने एक माहौल बनाने का प्रयास किया और एक कमरा में पूरी टीम को, खिलाड़ियों को रखने का किया कि एक दोस्ताना ही लोग का संबंध बने। एक टीम में मान लीजिए कि बक्सर की लड़की है, अरवल की है, जहानाबाद की है। अगर कभी जरूरत भी पड़ेगा, अगर बक्सर की लड़की को अरवल जाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको याद आएगा कि यार वो तो हमारे साथ खेली थी, उसको कॉल करेगी, उसका मदद करेगी। एक मैं अपना पारिवारिक माहौल बना करके इस टूर्नामेंट का आयोजन करता हूँ। कहाँ से आई हो बाबू आप? मैं नवादा से आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ टूर्नामेंट में खेल के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खेल के। पहली बार आई है पटना? नहीं, ऐसे नेक्स्ट बार भी करवाए थे, उसमें मैं खेली थी। किस टीम से हो आप? मैं येलो टीम से। येलो टीम से। आपका क्या नाम है? साक्षी कुमारी। साक्षी, आप कहाँ से हो? पटना से। पटना से? मतलब नवादा और पटना एक साथ एक टीम में हिस्सा है अभी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नैन्सी कुमारी। गया से आई हूँ। गया से? येलो टीम का हिस्सा? यस। कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं और सारा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है। सपना क्या है, कहाँ जाना है? इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना है। आपका क्या सपना है, क्या नाम है? काजल कुमारी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। क्या सपना है? नेशनल खेलना। नेशनल खेलना है। बिल्कुल। तो जो तमाम क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, इनका सपना यही है कि इंडिया खेलना है, भारत के लिए खेलना है और अपनी पहचान एक अच्छी महिला क्रिकेटर के तौर पर बनाना है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।